गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। आज की इस कक्षा में मैं आपसे लाइव रूप से नहीं मिल रहा हूं। कुछ विशिष्ट कारणों से मेरी अनुपस्थिति थी, इसलिए थोड़ा पहले ही आकर मैंने आपके लिए ये कक्षा रिकॉर्ड करा देना ही मुनासिब समझा। कक्षाओं में अगर इंटरवल ज्यादा कुछ आने लगे तो फिर वो रिदम बिगड़ता है। कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। उस मेंटेन्ड कंटिन्यूटी के क्रम में हमारी संस्था और मैंने स्वयं भी यह उद्देश्य रखा कि हमें आगे तो आपसे मिलना ही है, एक दो दिन की कक्षाओं के बाद आपसे मिलना ही है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इस कक्षा को रिकॉर्ड करा के आपके पास तक भेज दें। रिकॉर्डेड रूप में आप इस कक्षा को देख लो और आप अपने टॉपिक को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा लो। और आप तो सब मेरी कक्षाओं को लेकर अब इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि आप सभी जानते हैं कि आपको एक शब्द में कहीं कठिनाई ना आएगी, न मैं आने दूंगा। ठीक प्रकार से भली भांति प्रकार से पढ़िएगा, भली भांति प्रकार से समझिएगा। अगर कहीं कोई तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी दिक्कत आए तो आगामी कक्षाओं में जब हम मिलते हैं और मिलेंगे तो आप मुझसे एक एक करके तमाम बातें पूछ सकते हैं, तमाम बातें मित्रों पूछ सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में मैं आपसे कोई कमेंट्स नहीं लूंगा मित्रों, बस बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाता हूं। क्लास बहुत लंबी नहीं करूंगा ताकि आप कंपैक्ट रूप से उतनी बातों को ही पढ़ें जितने बातों में आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपने विगत कक्षा में कृषि भूगोल के अंतर्गत देखा है हरित क्रांति की सफलताओं एवं असफलताओं को, हरित क्रांति के तमाम पक्षों को हरित क्रांति के संदर्भ में आप लोगों ने बड़े विस्तार पूर्वक यहां पर समझने की कोशिश की है और समझा, बड़े विस्तार से ही आपने समझा मित्रों। ओके, तो अब इस कक्षा के अंतर्गत आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम होगा श्वेत क्रांति। क्या नाम होगा मित्रों? श्वेत क्रांति, जिसे कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं मित्रों? व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, कहानी को सुनना मित्रों। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से कहानी को सुनना। ये बात तो सच थी कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पैदा कर दी थी। खाद्यान्न उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पैदा कर दी थी। ये बात सत्य थी, ये बात सत्य थी। परंतु मित्रों एक यहां पर समस्या भी आपने देखी थी कि तब भी तमाम सफलताओं के बावजूद भी, पर्यावरणीय समस्याओं के बावजूद भी एक असफलता का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि भारत आज भी दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। प्रत्येक राष्ट्र सहित भारत में भी जो जनसंख्या वर्ग है वो दो प्रकार का रह रहा था और रह रहा है। एक है जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी है, और एक है जो सर्वाहारी है, अर्थात दोनों ही चीजों को, शाक सब्जियों को भी भोजन के रूप में प्रयोग करता है और मांस, मज्जा आदि को भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाता है। परंतु भारत के संदर्भ में आप सभी को ज्ञात है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन कैसी थी और कैसी है? तो वह मित्रों शाकाहारी है, शाकाहारी है, जिसके भोजन मांग के साथ अगर पोषण मांग को देखें तो पोषण मांग में दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तरफ तो प्रोटीन की मांग होती है और दूसरे तरफ मित्रों वसा की मांग होती है, फैट की मांग होती है, कार्बोज के साथ साथ। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो चीजों से मिल रहा था, आखिर इनकी भी आपूर्ति जरूरी होती है, इनकी भी आपूर्ति जरूरी होती है।
तो शाकाहारी जनसंख्या में प्रोटीन एवं वसा की मांग की आपूर्ति के दो महत्वपूर्ण साधन थे। एक तो दालें थी जो कि प्रोटीन मांग को पूरा कर रही थी, और दूसरा दूध उत्पाद था, दूध था मित्रों, जो कि प्रोटीन मांग को भी पूरा कर रहा था, विटामिन मांग को भी पूरा कर रहा था, वसा के मांग को भी पूरा कर रहा था, तथा विभिन्न खनिज लवणों की मांग को भी पूरा कर रहा था, जिसे आज भी आप जानते हैं दूध को एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है। दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है, संपूर्ण आहार माना जाता है। तो दूध एवं दालें इनके भोजन में पोषण मांग को पूरा करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से थे। जिस समय पर भारत आजाद हुआ, समझना, पूरी पृष्ठभूमि को समझना मित्रों, अर्थात आजादी के बाद 1951 में जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आगाज किया जाना था, 5 ईयर प्लान का आगाज किया जाना था, इस समय पर भारत में दुग्ध उत्पादन मित्रों अत्यंत ही कम था। आप सभी के सभी जानते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन अत्यंत ही कम था, और अगर दुग्ध उपलब्धता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 124 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलता था। ग्राम मिल्क प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता था। कैसे प्राप्त होता था? 124 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से प्राप्त होता था। यह आंकड़ा है मित्रों आपका कब का? 1951 का, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई जानी थी मित्रों। तमाम बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। बेसिकली इस कालखंड में कैसी समस्याएं थी राष्ट्र के समक्ष, राष्ट्र किस दिशा पर आगे बढ़ना चाहता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में मैंने आपको हर एक बात समझा दी है, कुछ शेष बचा नहीं है। आपने तमाम प्रकार की बातों को समझा है। लेकिन मित्रों यहां पर क्या समझने की जरूरत है कि जिस समय पर हरित क्रांति भारत में सफल हो रही थी, 1967 में आगाज, तो 1969 में ही उसकी सफलता ने पहली इबारत लिखी थी। तो हम गेहूं उत्पादन में जहां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे थे मित्रों, वहीं एक दूसरी तरफ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आई कि पोषण मांग बढ़ी तो, परंतु पोषण की उपलब्धता में हम पिछड़े। और मित्रों 1969 में ये जो दुग्ध उपलब्धता थी, दूध की उपलब्धता थी, दुग्ध उपलब्धता वह और घटी। कैसे घटी? ध्यान से सुनिएगा। घटी, वह घटकर आ गई 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आ गई। 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आ गई दुग्ध उपलब्धता। 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आ गई। समझ में आई मेरी बात की नहीं? दुग्ध उपलब्धता 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आ गई। इतनी बातें क्लियर हुई? यहां तक समझिए। इसका मतलब था कि आखिर इसमें कमी क्या आई? क्या इस बीच में दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ा? दुग्ध उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई उस दर से दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ सका। जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता घट गई मित्रों। और यह घटने का मतलब था कि भारत में मानव जनसंख्या तो होगी लेकिन पोषित नहीं, कुपोषित होगी। उसके पोषण की मांग पूरी ही नहीं हो पा रही है। अगर अनुकूल रूप से पोषण की मांग अगर दुग्ध उत्पादों पर देखी जाए तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कम से कम 445 से 455 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए थी, परंतु उस हिसाब से तो ये बहुत कम थी मित्रों, बहुत कम थी। यह एक भयावह संकट की ओर का आगाज था मित्रों। आप यह जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र कभी भी कुपोषित जनसंख्या के कंधों पर बंदूक रख के
बड़े से बड़े युद्ध का फतह नहीं कर सकता, बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर राष्ट्र को विकास करना है तो मित्र निश्चित रूप से उच्च के स्थान पर अगर शब्द का प्रयोग करूं मैं तो संतुलित पोषण से युक्त जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि खुशहाल हो, खुशहाल जनसंख्या होनी चाहिए। अब क्या किया जाए? तो मित्रों इसी कालखंड में एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम लिखता हूं यहां पर नाम लिखता हूं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मित्रों। एक व्यक्ति हैं, बेसिकली आपको बता दूं मित्रों 1964-65 से ही भारत में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में प्रगति के लिए एक निकाय स्थापित किया गया था, जिसको बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करता था। यह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एजेंसी निकाय के रूप में यह कार्य करता था। इसकी स्थापना की गई थी और इसके तहत दुग्ध उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन 1969 एंड 1970 में इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन महोदय। कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन महोदय। और वर्गीस कुरियन ने इस क्षेत्र के प्रगति के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसे कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। क्या कार्यक्रम चलाया? ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत में दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के प्रयास उन्होंने करने शुरू किए। निश्चित रूप से मित्रों ऑपरेशन फ्लड को मनोवांछित सफलता प्राप्त हुई। ध्यान रखें, भारत में जो ऑपरेशन फ्लड है वह मुख्य रूप से 3 से 4 चरणों में गुजरता हुआ आज इस स्थिति पर आ चुका है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक तथा दुग्ध उपभोगकर्ता राष्ट्र बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक तथा दुग्ध उपभोगकर्ता राष्ट्र बन चुका है, जहां आज लगभग 190 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है प्रतिवर्ष। कितना हो रहा है मित्रों? लगभग 190 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता को अगर देखा जाए तो लगभग 400 ग्राम तक पहुंच चुका है। 394 ग्राम तो मित्रों 2018-19 में पहुंच चुका था। 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता पहुंच चुकी थी। अब तो लगभग 400 ग्राम या उससे ऊपर भी पहुंच चुकी है। इसी बात को, इसी कहानी को व्यवस्थित तरीके से हमें मित्रों लिखना है, एक एक करके ध्यान रखना कि ऑपरेशन फ्लड मुख्य रूप से 3 चरण में गुजरता है। 3 चरण में गुजरता है। आखिर वो 3 चरण कौन से हैं? तो एक होता है फेज फर्स्ट, और वो फेज फर्स्ट चलता है मित्रों 1970 टू 1980 के मध्य प्राप्त होता है। फिर आता है फेज सेकंड आता है जो कि 1980 से 1985 के बीच रहता है। फिर आता है फेज फोर्थ, थर्ड आएगा मित्रों, फेज फोर्थ थर्ड आएगा। थर्ड में आप 1985 से इसे 1995 लेंगे। फिर आप देखेंगे फेज फोर्थ ये चलता है 1985 टू नाउ या प्रेजेंट, कुछ ऐसा है। इतने चरणों से गुजरता है। और प्रत्येक चरण की सफलताओं को आपको ठीक प्रकार से मित्रों समझना है, ठीक प्रकार से समझना है, हर चीजों को लिखना है। तो लिखिए सभी के सभी, बहुत अच्छे से लिखना। हेडिंग देना है आप लोगों को वही श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति देना है हेडिंग। और हेडिंग देने के बाद लिखना है बढ़िया से। पूरी कहानी जैसे मैंने बताया उसे बहुत संक्षेप में मैं लिखा देता हूं, तो लिखें।
हरित हरित क्रांति की सफलता हरित क्रांति की सफलता के बावजूद भारत दलहनी तथा तिलहनी फसलों भारत दलहनी तथा तिलहनी फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। परिणामतः मानव पोषण के दो महत्वपूर्ण तत्वों मानव पोषण के दो महत्वपूर्ण तत्वों जैसे प्रोटीन एवं वसा के उत्पादन एवं उपभोग में कमी भयावह कुपोषण की ओर का एक संकेत था। भयावह कुपोषण की ओर का एक संकेत था। कुपोषण की ओर का एक संकेत था। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत की शाकाहारी जनसंख्या के प्रोटीन एवं वसा मांग की आपूर्ति दाल एवं दुग्ध उत्पादों द्वारा दाल एवं मिल्क प्रोडक्ट्स जितने थे सब मिला दे दुग्ध उत्पादों द्वारा होती थी। परंतु दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता 1951 में 124 ग्राम के स्थान पर
1951 में 124 ग्राम के स्थान पर 1969 में 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 112 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही रह गई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही रह गई। ही रह गई अर्थात निरंतर पोषण में कमी, निरंतर पोषण में कमी, पूर्ण विराम। इसलिए 1969 एंड 70, 1969-70 में 70 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, ऑपरेशन फ्लड नामक प्रोग्राम चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड नामक प्रोग्राम चलाया गया। जिसके विकास क्रम को 3 को मिटा देंगे यहां पर। विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में देख सकते हैं। विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में देख सकते हैं। डैश देकर लिखो फेज 1 या फेज फर्स्ट, प्रथम चरण, कुछ भी लिख दो, हिंदी में लिख दो प्रथम चरण। लिखेंगे 1969 टू 1980। टू 1980। अब देखो, अब इस चरण में ऑपरेशन फ्लड के तहत क्या क्या कदम उठाए गए मित्रों, आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। इस चरण की बात कर रहे हैं, पहले चरण की, क्या क्या कदम उठाए गए इसे आपको यहां पर समझाता हूं। कई कदम उठाए गए। पहला तो क्या किया गया कि आपने जो देखा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड थे, इनके अंदर स्टेट लेवल पर स्टेट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। इनके अंदर जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट्स बोर्ड की स्थापना की गई तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड था, इसे नोडल एजेंसी मतलब केंद्रीय ऐसी नियामक एजेंसी जो इन्हें रेगुलेट करेगी, इसकी भूमिका प्रदान कर दी गई। पहला काम तो यह किया गया। दूसरा काम किया गया, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव एजेंसी हमने बात की है, कॉपरेशन क्या होता है, सहकारी समितियों की स्थापना की गई। दुग्ध क्षेत्र में सहकारी समितियों की स्थापना की गई और इन समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों की स्थापना इनके माध्यम से मित्रों सहकारी समितियों के माध्यम से क्या किया गया, समझने की कोशिश करिएगा।
इनके माध्यम से, इनकी स्थापना के माध्यम से दुग्ध उत्पादों का एकत्रण, दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों का बाजार तक पहुंच, ये तमाम चीजें सुनिश्चित की गई। पहले तो ये एकत्रित करती थी, फिर उनको प्रोसेस करती थी, दही बनाती, घी निकालती, छाछ बनाती, मक्खन बनाती, पनीर बनाती, ये प्रोसेस करने की, और इन तमाम उत्पादों को बाजार तक पहुंचाती थी। तीसरा क्या क्या किया गया? पशु गुणवत्ता विकास किया गया। क्या किया गया मित्रों? पशु गुणवत्ता विकास पर जोर दिया गया। पशु गुणवत्ता विकास का मतलब क्या किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए, गर्भाधान केंद्र खोले गए, पशु औषधालय खोले गए, पशुओं की बीमारियों के समाधान के लिए उपाय किए गए तथा पशु पोषण आदि की व्यवस्था की गई। तो पशु गुणवत्ता सुधार या नस्ल सुधार की कोशिशें की गई। और ध्यान रखना मित्रों, पशुओं के लिए, उन्नत पशु नस्लों के लिए उन्नत नस्ल का सीमेन उपलब्ध कराया गया तथा कृत्रिम रूप से जो उस समय का पशु था, जिसमें से गाय थी, भैंस थी, बकरी थी, इन सब के उन्नत नस्लों के विकास के लिए उन्नत फर्टिलाइजेशन कराया गया। ठीक है ना मित्रों, कराया गया, यह काम किया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, समझने की कोशिश करिएगा। भारत के जो 4 बड़े नगर थे, 4 महानगर थे इस कालखंड में, महानगर थे, उन महानगरों के दुग्ध की आपूर्ति के लिए मदर डेयरी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मदर डेयरी की स्थापना की गई। और मदर डेयरीज के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए, इन 4 महानगरों के लिए दुग्ध की आपूर्ति बढ़ाए जाने के प्रयास, तमाम प्रकार के प्रयास किए गए। मित्रों, रिजल्ट क्या हुआ कि इस चरण की समाप्ति पर भारत में प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता थी वह बढ़कर 112 के स्थान पर 128 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गई। अर्थात हम बेहतरी की ओर पहला कदम बढ़ा चुके थे। कुल दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग दुगने की वृद्धि हुई थी। इस दुगने की वृद्धि को ही ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। यह प्रथम चरण के अंतर्गत की बात थी मित्रों। तो इस चरण में 4, और एक चीज और करना, ध्यान रखना कि ये 4 मदर डेयरी की स्थापना के साथ साथ जो सहकारी समितियों की स्थापना थी और इनका विकास था, यह इस समय पर गुजरात तथा उसके समीपी भाग तक ही सीमित था। उससे बाहर इसका प्रसार नहीं था। तमाम प्रकार की बातें अब मैं आपको लिखाता हूं। तो लिखे इस चरण में, प्रथम चरण लिखेंगे, दिस वन लिखे इस चरण में, 69 कर देंगे, 70 कर देंगे, कुछ भी। इस चरण में राष्ट्रीय स्तर पर गठित निकाय संक्षेप में लिखेंगे एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर, के अंदर राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर स्टेट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एवं स्टेट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एवं डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। लिखें जिला एवं राज्य स्तर पर गठित सहकारी समितियां
जिला एवं राज्य स्तर पर गठित सहकारी समितियां। इसके बाद ब्लॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी आए अस्तित्व में। गठित समितियां, दुग्ध एकत्रण, दुग्ध एकत्रण प्रसंस्करण, प्रसंस्करण तथा वितरण का कार्य संचालित करती थी। वितरण का कार्य संचालित करती थी। पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे पशुओं के पोषण एवं गुणवत्ता विकास हेतु, पशुओं के पोषण एवं गुणवत्ता विकास हेतु गुणवत्ता विकास हेतु पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आदि खोले गए। आदि खोले गए तथा 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, 4 बड़े महानगरों, 4 बड़े महानगरों के दुग्ध आपूर्ति हेतु, के दुग्ध आपूर्ति हेतु मदर डेयरी की स्थापना की गई। मदर डेयरी की स्थापना की गई। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करते हुए इस चरण में ऑपरेशन फ्लड का विस्तार, इस चरण में ऑपरेशन फ्लड का विस्तार गुजरात तथा इससे संलग्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के समीपी जिलों में किया गया। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे चरण की समाप्ति पर कुल दुग्ध उत्पादन बढ़कर दुगना हुआ। चरण की समाप्ति पर कुल दुग्ध उत्पादन बढ़कर दुगना हुआ। तथा बढ़ती जनसंख्या के आधार पर दुग्ध उपलब्धता बढ़कर 128 नहीं मित्रों, लिखेंगे 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। 154 ग्राम, 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। इस आरंभिक सफलता को ही
ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत व्हाइट रेवोल्यूशन। पूर्ण विराम। पहला चरण समाप्त हुआ। अब लिखो आप पेज सेकंड, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 1980 से 85 तक, तो लिखेंगे इस चरण में ऑपरेशन फ्लड का विस्तार, गुजरात के समीपी राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पूर्णता से कर दिया गया। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक आदि। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में इस समय पर छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ है, एवं कर्नाटक आदि। पूर्ण विराम लगाएं। लिखिए पशु नस्ल सुधार, कॉमा पशु पोषाहार, तथा सहकारी समितियों पशु पोषाहार की उपलब्धता तथा सहकारी समितियों के अनवरत प्रयास से कुल दुग्ध उत्पादन बढ़कर लगभग 55 मीट्रिक टन या मिलियन टन हो गया। 55 मीट्रिक टन। 1951 में मित्रों 19-20 मीट्रिक टन था। 1951 में 19-20 मीट्रिक टन था केवल, तो 55 मीट्रिक टन हो गया। तथा दुग्ध उपलब्धता बढ़कर लगभग 178 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। लगभग 178 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। पूर्ण विराम। लगभग 178 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। पूर्ण विराम। ठीक है। अब लिखो फेज थर्ड, तृतीय चरण। फेज थर्ड। डैश देकर लिखेंगे 1985 से 95।
95। लिखेंगे पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर, पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों में, लगभग लिख देंगे, लगभग भारत के समस्त राज्यों में ऑपरेशन फ्लड का विस्तार किया गया। ऑपरेशन फ्लड का विस्तार किया गया। जिसके अंतर्गत उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव से राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन बढ़कर लगभग 66 मिलियन टन तक पहुंच गया। लगभग 66 मिलियन टन तक पहुंच गया तथा बढ़ती जनसंख्या के साथ दुग्ध उपलब्धता 195-96 क्या लिखूं, दुग्ध उपलब्धता बढ़कर लगभग 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, लगभग 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गई। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें पेज 4। पेज 4 चौथा चरण लिखेंगे 1985 नहीं है, ये 95 है। 1995 के उपरांत, 1995 के उपरांत डैश देकर इस क्षेत्र में किए गए अनवरत प्रयासों, के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 तक देश में कुल दुग्ध उत्पादन बढ़कर लगभग 187 मिलियन टन तक पहुंच गया। 187 मिलियन टन तक पहुंच गया तथा दुग्ध उपलब्धता में आशातीत वृद्धि होती हुई लगभग 395 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक
लगभग 395 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए वर्तमान में भारत दुनिया का इंडिया भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक एवं उपभोगकर्ता देश बन चुका है। पूर्ण विराम। ठीक है। अब इसके विभिन्न चरणों में ऑपरेशन फ्लड का अगर विस्तार देखना है तो ऑपरेशन फ्लड के विस्तार को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बढ़िया सा इसमें मैप बना सकते हो। सपोज दिस वन, देखना है यहां पर ध्यान से। सपोज दिस वन इज इंडिया। ये चित्र बना है किस चीज का है, मैप ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण का चित्र है। पहले चरण में फर्स्ट फेज, आप सभी के सभी जानते हैं गुजरात है, ये गुजरात है। तो फर्स्ट फेज में ऑपरेशन फ्लड का विस्तार केवल यहां पर रहा, यहां। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के डी एम सी, यहां पर फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के लिए मैं कलर कुछ दूसरा चूज करता हूं। ये आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और यह इस क्षेत्र को कवर कर लिया सेकेंड फेज में। थर्ड फेज में आप जानते हैं ये इंडिया वाइड हो गया। ये थर्ड फेज है, यहां आप कहीं भी थर्ड लिख सकते हैं। ये तीसरे फेज का इसका विस्तार क्षेत्र है। तो एक ऐसा मानचित्र भारत का दिखा सकते हो कि भारत में वह ऐसे, वर्तमान में तो सारे भारत में इसका विस्तार प्राप्त ही हो रहा है, सारे भारत में विस्तार इसका प्राप्त ही हो रहा है। आप एक मैप के साथ दिखा सकते हैं। दुग्ध उपलब्धता या उत्पादन को एक ग्राफ के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से। सपोज इसके आप 4 चरण बनाते हैं, तो एक हो गया प्रथम चरण, एक हो गया द्वितीय चरण, एक हो गया तृतीय चरण और एक हो गया चतुर्थ चरण। यहां आपने लिख दिया फेजेस। सपोज ये फेज फर्स्ट हो गया, ये फेज सेकेंड हो गया, ये फेज थर्ड हो गया, ये फेज फोर्थ हो गया। फेजेस और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं टाइम। शुरू करना है 1951 से और ये बात आती है 2018 एंड 19 के आसपास तक। यहां पर
दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन की बात आप कर सकते हो और उपलब्धता की बात आप कर सकते हो, उपलब्धता की बात कर सकते हो। अगर इस संदर्भ में आप देखो तो जिस समय पर भारत आजाद हुआ था बहुत कम था उत्पादन और उपलब्ध। सपोज ये उत्पादन को दिखा रहा है, उत्पादन बढ़ा, आंशिक रूप से बढ़ा, बढ़ता गया और आज पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ा है। उपलब्धता इसकी तुलना में कहीं अधिक बढ़े, सपोज उपलब्धता बहुत कम रहे, उपलब्धता बहुत कम रहे, यहां तक पहुंचते पहुंचते और नीचे आई, और नीचे आई, फिर बढ़ी, बढ़ती चली गई मित्रों, बढ़ती चली गई और आप देखोगे और बढ़ी और बढ़ी। तो ये उपलब्धता है, उपलब्धता है, उपलब्धता। ये उत्पादन है, उत्पादन है बढ़ते दर को कुछ ऐसा आप दिखा सकते हो, बढ़ते दर को कुछ ऐसा दिखा सकते हो। आप जानते हैं कि आज जो उपलब्धता है वो हो चुकी है 395 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो चुकी है, जबकि इस कालखंड में अगर 1951 में देखते तो 124 ग्राम था। और अगर हम ये 1979 से आरंभ करते तो 1979 से बेसिकली आप मित्रों ये देखते तो ये प्राप्त होता 112 ग्राम, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। ये आरंभ है, फिर उसके बाद फेज तो चालू यहां से होंगे, इसको फेज आगे का कर सकते हैं, फेज आगे कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन लगभग 19 मीट्रिक टन था, आप देख ही रहे हैं, और आज लगभग जाकर 187 मीट्रिक टन या मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं हम, मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। तो ये आप दिखा सकते हैं, ये सब आप दिखा सकते हैं। सपोज ये अगर 79 तो ये इसे आप कर दो 80, इसे आप कर दो 85, यहां एक बीच में और कर दो 85, यहां कर दो 95 और दिस वन ऐसा कर दो आप। 1980, 1985, 1995 ऐसा कर दो आप। आपके लिए और सहज और सरल हो जाएगा, बढ़िया समझना हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है और उपलब्धता भी बढ़ रही है। उपलब्धता और उत्पादन के ग्राफ में थोड़ा अंतर आपको जनसंख्या के आधार पर होता है। उत्पादन तो निरपेक्ष है, पर उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के आधार पर देखी जाती है और कमी के आधार पर। इस तरह से आप ये दो ग्राफ बना सकते हैं, ये दो ग्राफ बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, सफलताएं तो आपने ये देख ली, सफलताएं तो आपने ये देख ली, अब इसके मार्ग में चुनौतियां कौन सी हैं? इसके मार्ग में चुनौतियां कौन सी हैं? इसके मार्ग में समस्याएं कौन सी हैं? इसकी सफलता के मार्ग में समस्याएं या चुनौतियां कौन कौन सी हैं? इसका इस पर प्रश्न उठता है। पहले तो आप ये सब चित्र बनाएं, आप सभी के सभी ये चित्र बना लेंगे। यह भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा उत्पादन करता है तो उपभोग करता भी है, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत है और भारत में तो आप जानते हैं घर घर में दूध पिया जाता है आज भी। उपभोग करता है, इसलिए निर्यात में हमारी भागीदारी कम है। आप चित्र बनाते चलेंगे, हम साइड ही हैं। निर्यात में हमारी भागीदारी कम है, दुग्ध उत्पादों के निर्यात में हमारी भागीदारी बेहतर नहीं है, भागीदारी बेहतर नहीं। परंतु उत्पादन में तो आप सभी के सभी देख ही रहे हैं आंकड़ों को।
इस तरह से चीजों को आप बढ़िया से दिखा सकते हो। ठीक है, अब श्वेत क्रांति की मार्ग की समस्याएं क्या हैं, या ऑपरेशन फ्लड के मार्ग की समस्याएं क्या हैं, कुछ इन विषय बिंदुओं को भी हम लोग देख सकते हैं, या मार्ग में बाधाएं क्या हैं। कुछ इन विषय वस्तुओं को, विषय बिंदुओं को हम लोग यहां पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखिए, श्वेत क्रांति के मार्ग में बाधाएं। श्वेत क्रांति के मार्ग में बाधाएं। श्वेत क्रांति के मार्ग में बाधाएं। बाधाएं क्या क्या बाधाएं हैं? आखिर यह क्यों बहुत अधिक सफल नहीं रही, और जितना सफल हो सकती थी तो क्यों नहीं हो सकी? पहली बात लिखेंगे, भारतीय जलवायु डैश देकर उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है, डैश देकर लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय है, जो कि दुधारू पशुओं के अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे, दुधारू पशुओं का सर्वोत्तम विकास। दुधारू पशुओं का सर्वोत्तम विकास शीतोष्ण जलवायु कटिबंधों में, शीतोष्ण जलवायु कटिबंधों में होता है। पूर्ण विराम। दूसरा उच्च पोषकता वाली घास की कमी है। उच्च पोषकता वाली घास की कमी। भारत की जलवायु चूंकि उष्णकटिबंधीय, यहां उच्च पोषकता वाली घास नहीं उगती है, नहीं पाई जाती नेचुरली। तीसरा बिंदु, पशु रोग। विभिन्न प्रकार के पशु रोग हैं, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण। चौथे नंबर पर लिखेंगे, पोषाहार की समस्या है, पशु रोगों की समस्या है, उन्नत पशु नस्लों की कमी। कैसे? कौन कौन से? जैसे गाय, भैंस, बकरी। मुख्य रूप से यही तीन हैं जिनसे दुग्ध की प्राप्ति होती है। पांचवें नंबर पर मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, उन्नत पशु नस्लों की कमी के साथ लिखेंगे, शीत भंडार घरों की, शीत भंडार घर, शीत परिवहन यान की कमी। कोल्ड स्टोरेज इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं, न कोल्ड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल इतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि दुग्ध की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से की जा सके। इसलिए उत्पादित दूध, आगे लिखेंगे, इसलिए उत्पादित दूध
उत्पादित दूध की बहुत अधिक मात्रा विनष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। तो फिर 6वें नंबर पर पशुपालकों की परंपरागत सोच, पशुपालकों की सोच कैसी है? ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनली सोचते हैं। तो कैसा पशुपालन करते हैं? जीवन निर्वाहक करते हैं, जीवन निर्वाहक रूप से करते हैं, जीवन निर्वाहक रूप से करते हैं, बस हमारा काम चल जाए। बहुत पशुपालन तो 7वां लिखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा का अंग नहीं। भारत में पशुपालन कर रहे हैं मतलब अच्छी बात नहीं है। हरियाणा को अगर छोड़ दें, हरियाणा एवं पंजाब को छोड़ दें तो पशुपालन, वैसे भी भारत में कृषि की कोई भी व्यवस्था सामाजिक प्रतिष्ठा का अंग नहीं है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का अंग नहीं है तो युवा इस तरफ इस कार्य में प्रेरित नहीं होते हैं, युवा इस कार्य में प्रेरित नहीं होते हैं, प्रेरित नहीं होते, इस कार्य हेतु प्रेरित नहीं होते हैं, प्रेरित नहीं होते। ठीक है ना? ठीक नहीं है तो फिर लिखेंगे नेक्स्ट 8वें नंबर में, पूर्वोत्तर भारत में दशाएं अनुकूल हैं, परंतु पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक मान्यताएं दुग्ध उत्पादन के विपरीत, वो लोग दूध नहीं पीते, दूध नहीं निकालेंगे वो लोग, पशुओं को मारकर खा जाएंगे, पर दूध वर्जित है, दूध उनमें वर्जित है, दूध का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? फिर हुआ है गुजरात को छोड़कर सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी समितियां, दुग्ध लिख देंगे, दुग्ध सहकारी समितियां सफल नहीं रही हैं, सफल नहीं रही है मित्रों, दुग्ध सहकारी समितियां सफल नहीं रही हैं। लोग दूध उत्पादित तो करते हैं पर उनका दूध का एकत्रण कौन करे, प्रसंस्करण कौन करे, विक्रय कौन करे, इन तमाम चीजों की समस्या है। तो ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादित करके लोग क्या करेंगे? तो ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादित करके लोग क्या करेंगे, ये एक समस्या आती है ना लोगों के समक्ष। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समस्या आती है कि आखिर ज्यादा दूध उत्पादित करके क्या करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो श्वेत क्रांति के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती या महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में मुंह बाए खड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में मुंह बाए खड़ी हुई है मित्रों। ठीक है ना? तो ये है, इसी के साथ हमारा ये श्वेत क्रांति का टॉपिक समाप्त होता है। मेरा अनुमान है कि आरंभिक कहानी के साथ साथ आप लोगों ने तमाम चीजों को ध्यान से सुना होगा। आपके पास ये वीडियोस सब रिकॉर्डेड तो हो ही जाते हैं, आप जब जैसी जरूरत पड़े तो उसे ठीक प्रकार से सुनकर अपना ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। सफलता तो आप देख ही रहे हैं, कई मामलों में जो बाधाएं थी उन बिंदुओं को भी मैंने यहाँ पर एक एक करके आपको
समझा दिया है। ठीक है ना मित्रों, तो बस इसी बिंदु के साथ इस कक्षा की समाप्ति करते हैं। ज्यादा लेंदी क्लास नहीं रखेंगे मित्रों, समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट विषय वस्तु, नेक्स्ट कक्षा के साथ। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।